हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान में अधिकार। तो इसमें हम फंडामेंटल राइट्स यानी कि जो हमारे मूलभूत अधिकार हैं, हमारे को मिले हुए हैं, मौलिक अधिकार मिले हुए हैं भारतीय संविधान के द्वारा, उनके ऊपर 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की क्विज जो है पार्ट 2 लेके आए हैं। पहले पार्ट 1 में भी हम पहले 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ऊपर बात कर चुके हैं। और आप अगर उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो आई बटन में जाके उसे क्लिक करके देख सकते हैं, या आप डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्विज़ को। तो पहला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अनुसार आरक्षण नीति यानी कि एज पर आर्टिकल 16(4) रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि ये कहने का मतलब है कि अनुच्छेद 16(4) के अनुसार जो संविधान में आरक्षण नीति दे रखी है वो क्या है। तो उसमें ऑप्शन ए है, समानता के नियम का वो उल्लंघन करती है, यानी कि समानता के नियम का उल्लंघन है, वायलेशन ऑफ द रूल ऑफ इक्वलिटी। और बी ऑप्शन कह रहा है कि अवसर की समानता के अधिकार को पूरा करने के लिए जरूरी है, यानी कि इज़ नेसेसरी टू फुलफिल द राइट ऑफ इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। और सी है, अवसर की समानता के अधिकार में बाधक है, यानी कि इज़ ए हिंड्रेंस टू द राइट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। और डी है, इस नीति को धीरे धीरे समाप्त करने का पक्षधर है, यानी कि इट इज़ इन फेवर टू एंडिंग द पॉलिसी ग्रेजुअली। तो आपको बताना है कि अनुच्छेद 16(4) इन चारों ऑप्शंस में से जो इसमें कारण दिए गए हैं, कौन से कारण को सही ठहराता है, उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी, यानी कि अवसर की समानता, यानी कि सबको बराबर मौका मिले, इस जो समानता के अधिकार को पूरा करने के लिए ज़रूरी है। क्योंकि संविधान का ये मानना है कि जो लोग समाज में दबे कुचले और पिछड़े हैं या आर्थिक और सामाजिक रूप से कमज़ोर हैं, उनको जो है अन्य लोगों के बराबर लाने के लिए आरक्षण नीति जो है वो आवश्यक है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, किस अनुच्छेद के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यानी कि अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ए पर्सन विल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल फ्रीडम अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ अदरवाइज नॉट। तो आपको बताना है कि वो कौन सा अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल है। तो वो है 16 यानी कि 16, 17 यानी कि 17, 19 यानी कि 19 और 21 यानी कि 21। तो आपको बताना है ABCD ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है 21, 21, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब है। तो यहाँ विधिक का मतलब है बाय लॉ, जो है प्रोसीजर से जो होगा, कानूनी रूप से जो होगा, उसी के अनुसार ही अगर किसी को इनसे वंचित किया जा सकता है, और किसी व्यक्ति की इच्छा मात्र से वंचित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अनुसार, यानी कि अकॉर्डिंग टू द राइट ऑफ पर्सनल फ्रीडम। ऑप्शन है कि इसको कौन सा सही ठहरा रहा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अनुसार क्या सही है कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, यानी कि नो पर्सन कैन बी अरेस्टेड विदाउट गिविंग एनी रीज़न। और बी है, गिरफ्तार व्यक्ति को अपने बचाव के लिए पसंदीदा वकील करने का अधिकार है, यानी कि द अरेस्टेड पर्सन हैज़ द राइट टू ए प्रेफर्ड लॉयर फॉर हिज डिफेंस। और सी है, गिरफ्तार व्यक्ति की गिरफ्तारी की वैधता को साबित करने के लिए 24 घंटे में निकटतम न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जाए, यानी कि अपीयर बिफोर द नियरेस्ट जज इन 24 आवर्स टू प्रूव द वैलिडिटी ऑफ द अरेस्टेड पर्सन अरेस्ट।
तो और डी है उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन ठीक है। उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है डी यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि ये सभी कारण जो हैं ए बी और सी वो ठीक हैं, यानी कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, और अगर वो गिरफ्तार कर लिया जाता है उसको कारण बताने के बाद गिरफ्तारी का, तो उसे अपने बचाव के लिए पसंदीदा वकील करने का अधिकार है। और गिरफ्तार व्यक्ति को जो है 24 घंटे में उसके नियरेस्ट जो भी कोर्ट होगा उसमें पेश करना पड़ता है न्यायाधीश के सामने। तो तीनों ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी व्यक्ति को देश की कानून व्यवस्था या शांति और सुरक्षा के लिए खतरा मानकर गिरफ्तार करना डैश कहलाता है। यानी कि अरेस्टिंग ए पर्सन एज ए थ्रेट ऑफ द कंट्री लॉ सिस्टम और पीस एंड सिक्योरिटी इज कॉल्ड डैश। ए है नज़रबंदी यानी कि डिटेंशन, बी है असंवैधानिक यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल, सी है मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन यानी कि ओपन वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, और डी है निवारक नज़रबंदी यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो आपको बताना है कि इनमें से क्या आएगा यहाँ पर, यानी कि किसी व्यक्ति को देश की कानून व्यवस्था और शांति के सुरक्षा के लिए खतरा मानकर गिरफ्तार करना नज़रबंदी कहलाता है, असंवैधानिक कहलाता है, मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन कहलाता है, या निवारक नज़रबंदी कहलाता है। तो इसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है डी निवारक नज़रबंदी। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निवारक नज़रबंदी की अधिकतम अवधि है, यानी कि द मैक्सिमम पीरियड ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन इज डैश। तो ए है 1 महीना यानी कि 1 मंथ, बी है 2 महीना यानी कि 2 मंथ, सी है 3 महीने यानी कि 3 मंथ्स, और डी है 6 महीने यानी कि 6 मंथ्स। तो आपको बताना है कि ए बी सी डी में से क्या सही है। उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है सी यानी कि 3 महीने, यानी कि निवारक नज़रबंदी में किसी व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने के लिए रखा जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निवारक नज़रबंदी में गिरफ्तारी के 3 महीने बाद मामले को समीक्षा के लिए डैश के समक्ष लाया जाता है, यानी कि आफ्टर 3 मंथ ऑफ अरेस्ट अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन द मैटर इज़ बॉट टू डैश फॉर रिव्यू। ए है न्यायालय यानी कि कोर्ट, बी थानाध्यक्ष यानी कि पुलिस स्टेशन हेड ऑफिसर या एसएचओ भी जिसे कहते हैं, सी है सलाहकार बोर्ड यानी कि एडवाइजरी बोर्ड, और डी है सीबीआई। तो आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा, यानी कि जब उसकी निवारक नज़रबंदी के 3 महीने गिरफ्तारी के ख़त्म हो जाएंगे तो किसके समक्ष जो है उसको पेश किया जाएगा, न्यायालय के, थानाध्यक्ष के, सलाहकार बोर्ड के, या सीबीआई के। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए यानी कि न्यायालय। तो कोर्ट या न्यायालय के सामने जो है उस व्यक्ति को 3 महीने की निवारक नज़रबंदी समाप्त होने के बाद पेश करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सरकार भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किस प्रकार प्रतिबंध लगा सकती है। हाउ टू बैन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बाय गवर्नमेंट। तो ए है कानून व्यवस्था यानी कि लॉ एंड ऑर्डर, बी है शांति बहाल रखने के वास्ते यानी कि टू कीप द पीस, सी है नैतिकता के आधार पर यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ एथिक्स, और डी है उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि सरकार भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसको किस प्रकार प्रतिबंधित या सीमित कर सकती है, यानी कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने की बात पर कर सकती है, शांति बहाल रखने की बात पर कर सकती है, नैतिकता के आधार पर कर सकती है, या फिर सभी आधारों पर कर सकती है। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब।
तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो इसका मतलब ये है कि सरकार कानून व्यवस्था या शांति बहाल रखने के वास्ते या नैतिकता के आधार पर भी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुछ समय के लिए प्रतिबंधित कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मैं समझता हूँ कि इनमें से अनेक मौलिक अधिकारों को एक सिपाही की तरह बनाया गया है, यह कथन किसका है? यानी कि आई अंडरस्टैंड दैट मैनी ऑफ दीज फंडामेंटल राइट्स हैव बीन मेड एज ए सोल्जर। तो हु स्टेटमेंट इज दिस? तो आपको बताना है कि ये कथन जो है किसके द्वारा कहा गया था अब मौलिक अधिकारों के बारे में। तो ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और बी है सोमनाथ लाहिड़ी, सी है जवाहरलाल नेहरू, और डी है जयप्रकाश नारायण। तो आपको बताना है कि ABCD में से किसका ये कथन है। उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, सोमनाथ लाहिड़ी। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, न्यायालय में निष्पक्ष मुकदमे के लिए निम्न अधिकार या अधिकारों की व्यवस्था है। तो यानी कि द कोर्ट हैज़ द फॉलोइंग राइट्स और राइट्स फॉर फेयर ट्रायल। तो ए है, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से ज़्यादा सज़ा नहीं मिलेगी, यानी कि नो पर्सन शैल बी पनिश्ड फॉर ए क्राइम मोर देन वंस, यानी कि एक व्यक्ति है उसको एक अपराध के लिए बार बार सज़ा नहीं दी जा सकती, एक बार ही सज़ा दी जा सकती है। और बी है, पिछली तारीख से कोई अपराध घोषित नहीं किया जा सकता, यानी कि नो ऑफेंस कैन बी डिक्लेयर्ड फ्रॉम द प्रीवियस डेट, यानी कि कोई आप नया कानून बना देती है सरकार तो वो जो है कानून उस तारीख से लागू होगा। अगर कोई उसके अंतर्गत उस कानून के हिसाब से अपराध है तो कोई भी व्यक्ति जो के ऊपर उस कानून को पिछली तारीखों से लागू करके अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता। और क्वेश्चन नंबर सी है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए नहीं कहा जा सकता, यानी कि नो पर्सन कैन बी आस्क्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ या हरसेल्फ। तो ये जो है कि मतलब किसी व्यक्ति के ऊपर दबाव बनाकर उससे ऐसा कहलवाया जाए कि अपराध उसी ने किया है, यानी कि जोर ज़बरदस्ती अपराध कबूल नहीं करवाया जाए, तो इसके लिए ये सी कथन है। और डी का मतलब है उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो यानी कि निष्पक्ष मुकदमा चलाने के लिए ए, बी, सी या डी में से क्या जो है अधिकार व्यवस्थाएं की गई हैं, तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, उपरोक्त सभी, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अगर न्यायालय में निष्पक्ष मुकदमा चलता है तो एक व्यक्ति को एक बार से ज़्यादा सज़ा नहीं दी जा सकती, पिछले तारीख से उसके ऊपर कोई अपराध घोषित नहीं किया जा सकता, और किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध जो है गवाही देने के लिए, साक्ष्य देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तो आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, आप इस चित्र को ध्यान से देखिए क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, कि इस चित्र में किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन दिखाया गया है। तो विच फंडामेंटल राइट इज़ वायलेटेड इन दिस पिक्चर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें ये ईंट भट्टे पे काम करने वाले लोगों को दिखाया गया है, और आप इनको ध्यान से देखिए, दोनों लड़कियों को या महिलाएं जो भी आपको दिखाई दे रही हैं और ये जो कार्य कर रही हैं, वो इनमें से किस जो है हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन दिखा रहा है। तो उसमें ऑप्शन ए है बंधुआ मजदूरी यानी कि बॉन्डेड लेबर, बी है बाल श्रम यानी कि चाइल्ड लेबर, सी है लैंगिक भेदभाव यानी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, और डी है शिक्षा का अधिकार यानी कि राइट टू एजुकेशन। तो आपको बताना है कि इनसे ज़बरदस्ती जो है मजदूरी करवाई जा रही है, बंधुआ मजदूरी करवाई जा रही है, मतलब बिना बेगार कराना, बिना पगार दिए, बिना तनख्वाह दिए उससे काम करवाना, या चाइल्ड लेबर है, बाल श्रम है, या लिंग के आधार पर भेदभाव यानी कि लड़के लड़की वाला भेदभाव इसमें दिखाया गया है, या इन्हें शिक्षा के अधिकार से वंचित किया गया है। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, बाल श्रम यानी कि चाइल्ड लेबर। तो इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं कि दो छोटी बच्चियां जो हैं ईंट भट्टे पे काम कर रही हैं, तो ये जो हैं इस आयु की नहीं है कि इनसे मजदूरी करवाई जा सके, तो इसीलिए ये बाल श्रम का
उल्लंघन माना जा सकता है। लड़कियां होने का मतलब लैंगिक आधार पर भेदभाव नहीं है। अगर चित्र में लड़के को किसी को आराम से बैठे हुए दिखाते और लड़की से काम करते हुए दिखाते तब इसे लैंगिक भेदभाव में माना जा सकता था। और शिक्षा के अधिकार से वंचित इसलिए नहीं दिखा सकते क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये जो बच्चियां स्कूल ना जाती हों, तो इसीलिए जो है सबसे जो इसका सही और अप्रोप्रिएट आंसर है वो है चाइल्ड लेबर यानी कि बाल श्रम। तो अब तक आपने अपना स्कोर कैलकुलेट कर लिया होगा। आपका स्कोर क्या रहा है उसे कमेंट बॉक्स में बताइए कि 10 में से आपको कितने अंक मिले हैं, और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर इसी तरह के और वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।